घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के बाद अब एनडीए में घमासान है और ये घमासान एनडीए में किसी और पार्टी के बीच में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, जिनके गठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है और इस सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने कहा है कि उन्हें दागी नेता स्वीकार नहीं है। अब ये दागी नेता बीजेपी को जो नेतृत्व देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पर उनकी ये टिप्पणी थी। कई सारे सवाल होंगे, सवाल इसका भी होगा कि उन्होंने किस समय पे कौन सी बात की है, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं अपना एजेंडा। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटने की कगार पर जेडीयू ने कहा बीजेपी के दागी नेता मंजूर नहीं, एनडीए को बचाने में जुटे आडवाणी। फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट के लिए सियासी कसरत, बड़ा सवाल, क्या दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। और रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील के रिकॉर्ड देने से पीएमओ ने क्यों किया इनकार। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की। हमारे साथ है उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे, ये बहुत दिनों से लगातार ये बातें चल रही, कोई नई बात वैसे नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के एलिवेशन के बाद जो बीजेपी में पहले झगड़ा, अब एनडीए में झगड़ा, तो ये झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते उस सीमा तक पहुंच गए हैं कि उनके लिए वापस आना संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्हें ये भी डर रहेगा कि जिस तरह से हमने आलोचना की है नरेंद्र मोदी की, तो अगर हम चाहें भी तो वो हमें रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपने इतना एक वैचारिक मतभेद होता है, तो वैचारिक मतभेद को ये व्यक्तिगत निजी मतभेद तक खींच लिया है। इन दोनों के बीच में जो निजी मतभेद इतना अधिक हो गया है कि अब इनको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का एलिवेशन हो रहा है, नरेंद्र मोदी डिसाइड कर रहे हैं बीजेपी की जो मुख्य नीतियाँ हैं उसके निर्धारण करने लगेंगे, तो फिर वो चाहते हुए भी वो नीतीश कुमार के साथ वो नहीं बैठ सकते। तो फिर वो कहेंगे कि भाई ठीक है, हमें नीतीश के साथ नहीं रहना था, इसलिए वो मना करें हमें। इसके पहले ये खुद चाहेंगे कि हम छोड़ दें, उसमें ज़्यादा ये लगा कि भाई हमने उसको छोड़ा, उसने हमें नहीं छोड़ा। तो अब ये नीतीश कुमार के सामने समस्या है। ये समस्या तो उसी समय आ गई थी जबकि गोवा में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया, तो आडवाणी के इस्तीफा देने के बाद इनको और क्लियर हो गया है कि आडवाणी ने तभी इस्तीफा दिया होगा जब उनको लगा होगा कि नरेंद्र मोदी को स्टॉप करना मुश्किल है। तो उनको वहाँ से, और जिस तरह से उनको इस्तीफा वापस लेना पड़ा, हाँ, इस्तीफा जिस तरह से वापस लिया उसमें भी कोई स्पष्ट मैसेज नहीं दिया है। लोग बोल रहे हैं कि फेस सेविंग है, सही बात है, उसमें कोई फेस सेविंग ही नहीं हो पाया है। जो उन्होंने इशू उठाए और जो इम्प्लॉयड इशू था उसके बारे में राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं कहा। सवाल आपसे, क्या वाकई जेडीयू इस स्थिति में सियासी तौर से है कि वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ ले? अब जहाँ तक सरकार की बात है तो जेडीयू बीजेपी के बिना भी सरकार चला सकता है। 118 विधायक है उनके पास, अभी 115 जीते थे, 3 को डिफेक्शन करके मिला लिया। अब उनको चाहिए मात्र 3 से 4 चाहिए। कांग्रेस के पास 4 विधायक हैं, वो चाहें तो कांग्रेस का समर्थन लेकर के सरकार चला सकते हैं। निर्दलीय का समर्थन, 6 इंडिपेंडेंट हैं, वो चाहें तो उनमें से 6 के 6 का या 4 का 5 का, बहुत सारे मंत्री छोड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, तो सारे 6 को चाहें तो मंत्री बना दें, तो अपनी सरकार इनको चलाने में ये बचा लेंगे। लेकिन चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जनता दल के अंदर सरकार तो चलिए वो चल रही है, चला भी लेंगे, संख्या बल भी है, लेकिन चुनाव में वोटर के सामने अगर सियासी तौर पे देखा जाए, सियासी समीकरण को देखा जाए, इस गठबंधन की पूरी जो रूपरेखा जो 10 साल से या 15 साल से या 12 साल से 16 साल से जो भी जितने सालों से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन चल रहा है, जिस तरह से पार्टी नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य है, तो उसमें तो इनको भारी नुकसान होगा। इसलिए एक दबाव की राजनीति करके मोदी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, दबाव की राजनीति में विफल हो गए। अब लेकिन क्या वाकई तोड़ेंगे, ये सवाल है। ये इसमें 2 तरह के लोग हैं उसमें, जो अभी सरकार चला रहे हैं, जो विधायक हैं, वो तो कहेंगे तोड़ दो, लेकिन जो 20 MP है जिनको भी चुनाव लड़ना है मई महीने में, आगामी मई महीने में, वो चाहेंगे कि पार्टी नहीं टूटे। शरद यादव खुद चाहेंगे कि ये जनता दल यू और एनडीए के बीच में अलगाव न हो,
ये अंत तक कोशिश करेंगे, इसको बोलते हैं ना होपिंग अगेंस्ट द होप। ये बहुत अंत तक उम्मीद करेंगे। बल्कि कभी कभी आपने इनका स्टेटमेंट देखा होगा केसी त्यागी का या शरद यादव जी का भी, जो बोलते हैं कि हमें व्यक्ति से नहीं एजेंडा से मतलब है। मतलब काम तो व्यक्ति पे कर रहे हैं, वो बात तो व्यक्ति पे कर रहे हैं। बात व्यक्ति पर कर रहे हैं क्योंकि दबाव है। नीतीश कुमार खुद नहीं चाह रहे हैं तो केसी त्यागी हैं या शरद यादव। सीधे सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जेडीयू इसको अफोर्ड कर सकता है? यह तो जेडीयू के हित में बिल्कुल नहीं है। अगर जेडीयू से अलग हो, हित कोई भी राजनीतिक दल आज करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग जेडीयू। क्या देखिए, ये जो जिस राजनीतिक धारा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग रहे हैं, लोकदल के जो लोग रहे हैं, इन लोग के बारे में कहा जाता है कि थान भले हारूं गज भर न फाड़ूं। तो ये 1980 के दशक से ही, 77 से ही इस तरह के आत्मघाती कदम उठाते रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि अपना हित कोई नहीं करना चाहता। ये सही बात है कि पहले बहुत तेजी से करते थे, अब देर से करते हैं। लेकिन वो जो पुराना इंस्टिंक्ट है कि थान भले हारूं गज भर न फाड़ूं, पूरा का पूरा हम थान गंवा दें, सब कुछ गंवा दे, लेकिन हम एक फीट ये गज, एक गज हम उनको काट करके नहीं दे सकते हैं, बल्कि पूरा चला जाए। तो ये जो टेंडेंसी 1977 के बाद, लेकिन अब है कि सत्ता के प्रति लस्ट अब ज्यादा बढ़ा। उसमें सत्ता के प्रति लस्ट कम था, इसलिए लात मार करके चले जाते थे। लेकिन वो जो पुराना इंस्टिंक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। आप स्टेटमेंट देखिए जनता दल के नेताओं में, कुछ नेता जो उस समय बहुत मुखर रहे हैं 77 में, तो ये उस टेंडेंसी के, उस प्रवृत्ति के अभी भी हैं। जो नरेंद्र सिंह जी का आपने नाम लिया, जो भी इसमें है कि भाई नहीं हमें चाहिए तो नहीं चाहिए, मारो लात भागो। नहीं, नरेंद्र सिंह जी तो उस प्रकृति के हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, जो सियासत है, जो उनकी सोच है, और जिस तरह से वो बीजेपी के साथ लगातार मिलकर सरकार चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कई तरह की घुड़कियां देते रहते हैं, लेकिन फिर वापस अपनी बात को मनवा के वापस चले जाते हैं। तो क्या इस स्थिति में एक बार फिर से बीजेपी की जेडीयू गठबंधन है, या अब जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं है कि नहीं इसे तोड़ना ही पड़ेगा? उनके पास दो तरह का विकल्प है। जैसे कि नीतीश कुमार को अपनी सरकार चलाना है, आप विधायकों और सांसदों में अंतर कर दीजिए। अब नीतीश कुमार मान लिया अगर अभी अलग हो जाते हैं जी, अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है 2-3 सीटें मिले उनको लोकसभा में। फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा, बिहार में दोबारा होगा, तो फिर वो लालू हराव के नाम पर बीजेपी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। बीजेपी के नेताओं को लगेगा कि भाई चलो लोकसभा में कैसा रिजल्ट आया, आरजेडी को कितनी सीटें आई, हमको कितनी सीटें आई, एनडीए जेडीयू को कितनी सीटें आई, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर विधानसभा का एजेंडा लोकसभा का एजेंडा से डिफरेंट होता है, तब उसमें लगेगा कि बिना नीतीश को साथ रखे हुए नहीं हराया जा सकता लालू को, तो बीजेपी भी उस समय झुक सकती है। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, लेकिन तात्कालिक रूप से आपको लगता है कि ये तात्कालिक रूप से हमें लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी लूज करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, मई महीने तक कुछ नहीं है लूज करने के लिए। मई महीना के बाद भी देखेंगे बहुत ज्यादा हमारी पार्टी लूज कर गई है, मतलब कि जो एमपी जो चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए हैं, तो फिर वापस आ सकते हैं। उसके बाद कितना उनके पास टाइम रहेगा? फिर चुनाव होना है 15 में होना है जी, 15 समय उनको मिलेगा, तो मतलब 1.5 साल का समय रहेगा। तो 1.5 साल में वो फिर अगर अभी बुरी तरह से पिट जाते हैं तो 1.5 साल में वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिल करके फिर कोशिश करेंगे कि इकट्ठा हो जाए। इसलिए वो भी विकल्प उनके लिए विधानसभा चुनाव समय वो खुला रहेगा। और अभी ये विकल्प बंद कर देंगे, फिर खोल देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कितनी तेजी से लोग दूर हटते हैं, फिर कितनी तेजी से लोग पास आते हैं। बिल्कुल। तो ये नरेंद्र सिंह ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। कृषि मंत्री हैं बिहार में और लेंगे। इन्होंने चूंकि एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है, अपनी पार्टी का वो परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं, जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम परिस्थितिवश अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं और ये निर्णय 2-3 दिनों में सरकार पर कोई संकट नहीं है। विधायकों का साथ है, अब आप छोड़ दीजिए ना, उसके लिए उस समय पर आप देखेंगे आगे क्या होगा। कांग्रेस के साथ गठजोड़, ये सारी बातें बात की हैं। पहले तो अब हमारा निर्णय होगा कि हम उनसे अलग होके हम अपना रास्ता छोड़ेंगे। साफ साफ शब्दों में जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। और ये सिर्फ नीतीश कुमार के नहीं, कभी लालू के भी करीबी होते थे, पासवान के भी करीबी होते थे। और लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे साफ साफ लग रहा है कि अब एनडीए का टूटना तय है। लेकिन शरद यादव क्या कहते हैं उनको आपको हम खुद दिखाते हैं। लोग भी बयान दे रहे हैं
वो तो विजुअल मीडिया इतना बढ़ गया है, मीडिया वाले इतने बढ़ गए, कोई पास जाकर पूछ लेते हैं। जिनने भी बयान दिया है, जो भी बयान दिया है, वो अपने तरीके से दिया उन्होंने। अभी मैं चाहता हूं कि चूंकि बीजेपी के लोग भी वहां बहुत बयान दिए हैं महाराजगंज चुनाव के बाद, इसकी प्रतिक्रिया में हमारी तरफ से भी कुछ बयान आए हैं और इस दौर में भी आ रहे होंगे। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा देर नहीं, 2-3 दिन में हम पार्टी की बैठक करके इसमें तय करेंगे। या तो पार्टी दिल्ली में होगी या फिर पटना में होगी। शहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा? बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। बिहार की 10.5 करोड़ जनता के हित में, सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने समझौता किया और बिहार की 10.5 करोड़ जनता ने हमें साथ चलने के लिए इस गठबंधन को वोट दिया है और बिहार की जनता के हित में गठबंधन जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को बनाने वाली है, वो चाहेगी कि बिहार में गठबंधन रहे और बिहार के हित में है ये गठबंधन। इसको हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि ये गठबंधन रहे, इसलिए गठबंधन चल रहा है। तो आपने शरद यादव को सुना, उन्होंने कहा कि जो प्रतिक्रिया नरेंद्र सिंह ने दिया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उम्मीद दोनों तरफ से कायम है, कोशिश भी है और आडवाणी जी भी बीच में आए हैं इस गठबंधन को बचाने के लिए। पुष्पेंद्र, देखिए दिलीप, मैं उपेंद्र भाई की बात को सुन रहा था। मुझे लगता है कि आज इस गठबंधन को बचाने की सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जेडीयू को है। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जो उनका रिजल्ट रहा है और वो 56 से 91 तक पहुंचे, और जेडीयू किस तरीके से इस वक्त सत्ता में है, वो तमाम सारी बातें आप छोड़ दें कि ठीक है 118 सीटें हैं उनके पास, 4 सीटें उन्हें मिल जाएंगी तो फौरी तौर पे वो सरकार तो बचा सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव में पार्टी को बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। महाराजगंज का जो बार बार कही जा रही है बात, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हार जीत हो सकती है, लेकिन महाराजगंज में जो कैंडिडेट पहले आरजेडी का जीता हुआ था वो उसका मार्जिन मात्र 2,500 वोट का था और आज जो जीता है उसका 1,36,000 वोट से है मार्जिन। इस मार्जिन के मतलब बहुत है। इसलिए जो कुछ महाराजगंज में हुआ है इससे पूरी पार्टी झटके में है और उसका क्या इंपैक्ट वहां हुआ, किस तरीके से बयानबाजी हुई, किस तरीके से नीतीश कुमार ने हॉबनॉबिंग की, यहां कांग्रेस के साथ, उधर एंटी बीजेपी, इधर मुसलमानों को कहा, मोदी को नहीं ला रहे, उधर अडवाणी जी सेकुलर है, ये तमाम सारी चीजों का आखिर में जो परिणति हुई है उससे जेडीयू इस समय झटके में है। दूसरी बात, जो वहां के कृषि मंत्री ने जबान बोली है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि एक तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे दागी आदमी को देश की कमान सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के क्या केंद्र में आ गई है? पहली बात। और किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, मायावती हो, उस पार्टी का इंटरनल मामला है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, कैसे चुनाव लड़े, क्या स्लोगन रखे। इसको भी अगर जेडीयू जैसी पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी को ये डिक्टेट करेगी टर्म्स कि आप चुनाव समिति का अभियान जो है मोदी को मत करिए क्योंकि हमारे पास कुछ मुसलमानों का वोट हमको लेना है, तो क्या नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में ख्याल नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार को अपने वोट बैंक के बारे में ख्याल है? तो ये जितनी भी बातें हैं बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। इस सब के बीच में शरद यादव का जो बयान है उससे यह साफ लगता है कि शरद यादव ने वही बात कही है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस गठबंधन को बनाए रखने की
राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे दोनों पे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि तमाम सारे बयान हैं उसको रखें, हमारी पार्टी हो रही है, हम बयान देंगे। उस वक्त तक चीजें टोन डाउन हो जाएंगी और ये बयान भी इसलिए दिलवाए जा रहे हैं ताकि दबाव बनाया जाता है। और ये मैं नहीं मानता कि चाहे 2 दिन बाद जेडीयू मीटिंग करे या आज कहें, ये नेताओं से बयान दिए जा रहे हैं और इन बयानों को मैं एक दूसरे भी रूप में देखता हूं कि क्या जेडीयू इस वक्त अडवाणी को मजबूत करने के लिए ये दबाव बना रही है कि अडवाणी जो हाशिए पे चले गए थे, जिनको पूरी पार्टी ने किनारे खड़ा कर दिया था, जिनकी आज कोई भूमिका नहीं है, एनडीए के कंधे पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू जो है अडवाणी को मजबूत बनाने के लिए अडवाणी के इशारे पे ये कर रहे हैं? ये भी एक उसमें मुझे सवाल लगता है। जी, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के और वो ओबीसी आयोग के सदस्य हैं, डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं। शकील साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे जी कि ये प्यार और जो ये अब जिसे कहते हैं फिर शादी और फिर तालाक, ये तालाक होना ही था, स्वाभाविक था? देखिए, या तालाक अभी नहीं हुआ है, ये प्यार मोहब्बत में तकरार हो रही? देखिए, तलाक हो या ना हो, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है ये तलाक हो जाएगी जी। हर पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने भी जो अपना वोट बैंक का नया उधेड़बुन कर रहे हैं उसमें उनको तलाक के बिना रास्ता नहीं है। जहाँ तक पुष्पेंद्र जी की बहुत सारी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये बात से सहमत नहीं है कि जो इन्होंने कहा कि वो जदयू को ज़्यादा ज़रूरी है उसमें रहना, अलायंस में रहना, या जदयू को डिक्टेशन नहीं देना चाहिए बीजेपी को। तो पुष्पेंद्र जी तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और माने हुए इस देश के ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश के भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो। इसलिए इस बात को तो उतना समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को मात्र प्रचार कमेटी का सिर्फ चेयरमैन नहीं बनाया गया है, बल्कि भविष्य की नीतियों के लिए ये अलग बात है कि गठबंधन और पार्टी के अंदर जो बहुत सारी रुकावटें हैं उनके लिए टेक्निकली उनको सीधा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ना घोषित करते हुए घोषित उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। इसी वजह से अडवाणी जी तिलमिला गए, इतने बड़े नाटक हुए। तो उनको भी समझ है और बिहार की जनता को भी समझ है और बिहार के जदयू के नेताओं को भी ये समझ है कि ये डिक्लेयर हो गए। बिहार से आते हैं, आप खुद बिहार के तमाम जातीय समीकरण को समझते हैं। बिहार की सियासत जाति आधारित है और इस आधार में बीजेपी और जेडीयू का अलग होना किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है? नहीं, उसको तो हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये बात मेरी बीच में रह गई, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ जी कि ये जदयू के नेताओं को स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, चाहे वो घोषणा करे या नहीं करे। पिछले 1 साल से जो उन्होंने अपनी एक नीति बनाई एंटी मोदी, अब अगर ये काम वो ना करेंगे, अगर बीजेपी से अलग नहीं होंगे तो उनको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने की पड़ सकता है। इसलिए उनको अलग होना पड़ेगा, ये बिहार के वोटर्स। अब जहाँ तक ताल्लुक है वोट मैनेजमेंट का या कास्ट और कम्युनिटी के बेस पर बिहार में इलेक्शन होता है, तो नीतीश कुमार इसमें बहुत ही माहिर हैं। पिछली बार उन्होंने जो पहला चुनाव उन्होंने लिया था तो उनके लिए फॉरवर्ड कम्युनिटी की भूमिहार कम्युनिटी उनको पालकी पर लेके चल रही थी और उन्होंने विभिन्न तरीके से बैकवर्ड और यादव रहित बैकवर्ड का एक कल्पना करके वो वोट लिया और बीजेपी के कम्युनल और ये सब मिला के एक गठबंधन से उनकी जीत हुई। फिर दोबारा उन्होंने एकदम रीशेपिंग किया, उन्होंने दलित और महादलित का परिभाषा डिक्लेयर किया, उन्हें एक्सट्रीम बैकवर्ड की जो पचपुनिया हमारे बिहार में कहलाते हैं, जिनकी 24% वोट है, उनका उन्होंने एक कम्बिनेशन बनाया और उस कम्बिनेशन से उन्होंने बहुत सक्सेस हुआ। अब वो एक कम्बिनेशन नया बना रहे हैं, वो जान के कि बीजेपी के अलग होने से क्या अलग हो सकता है और बीजेपी से उनके अलग होने से उनको क्या मिल सकता है। तो इस कैलकुलेशन में हम समझते हैं कि वो बहुत पीछे नहीं है। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण
नीतीश कुमार अगर आज इस स्थिति में है कि वो नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी से अपना गठबंधन नहीं निभा पाएंगे या उनके साथ अब नहीं रह पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा कारण है मुस्लिम वोट बैंक बिहार में। क्या लगता है इसके लिए नीतीश कुमार के अलग होने से मुसलमान कहां जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे, राजद के पास जाएंगे, नीतीश के पास आएंगे? देखिए 1 साल से 2 साल से ये बात कर रहे हैं जी। ये ध्रुवीकरण की उनकी नीति पहले से निर्धारित थी। जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन नहीं करने दिया, नरेंद्र मोदी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में गए थे, पहले निमंत्रण पत्र बढ़ गया, फिर वोट बैंक जाएंगे कहां जाएगा? नहीं, कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, नीतीश कुमार। जब ये बीजेपी से अलग होंगे जी तो नया पोलराइजेशन बिहार में होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो आप इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन की संभावना आप तलाश रहे हैं? मे बी हम अभी 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शन खुले वो रहेंगे। जब अगर सेकुलर गठबंधन की बात होगी और अगर बीजेपी से वो अलग आपको लगता है उस सेकुलर गठबंधन में आप लालू और नीतीश को साथ लेके चल पाएंगे? नहीं, हम समझते हैं कि लालू यादव को कोई रास्ता नहीं है कि वो सेकुलर गठबंधन से अलग हों, उनको तो रहना ही है। और नीतीश कुमार चूंकि वो एक गठबंधन से जब निकलेंगे तो उनको साइकोलॉजिकल एक गठबंधन की आवश्यकता है। वोट बैंक का क्या होगा नहीं होगा ये बहुत सारे अलग है, डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन साइकोलॉजिकल उनको गठबंधन की आवश्यकता है। और अगर वो गठबंधन हो गई, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। आप चाहते हैं? जी, आप चाहते हैं गठबंधन हो? नहीं, हम चाहते हैं कि सेकुलर फोर्स को मजबूती मिले, इसलिए कि बिहार में बीजेपी को कांधे पर नीतीश कुमार लेके बहुत मजबूत कर दिए हैं। अब अपनी गलतियों को अगर सुधार करना वो चाहते हैं तो इसमें हम उनकी मदद करना चाहते हैं। जी उपेंद्र जी, एक नए तरह के समीकरण का संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं शकील साहब। बहुत पुराने नेता है बिहार के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सचिव रह चुके हैं, और उनकी जो अपनी समझ है सियासी समीकरण की वो भी बहुत ज़मीनी है। क्या ये संभावना आपको नज़र आती है कि कांग्रेस, एलजेपी, आरजेडी, नीतीश, तमाम सेकुलर जो कह रहे हैं, जिसका नाम वो कह रहे हैं सेकुलर और कम्युनल डिवाइड पे बिहार में चुनाव होने जा रहा है? मैं शकील जी को 79 से जानता हूं, 1979 से, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता हूं। जिसमें NSUI के थे स्टूडेंट, जब वो थे मैं भी स्टूडेंट था। तो उनका एक है कि वो बोल रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, तो सारे के सारे होना चाहिए। सारे इकट्ठे होने की बात मैंने नहीं मतलब कि होना चाहिए बोल रहे हैं कि होना चाहिए। मैंने कहा यह है कि अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकलेंगे तो उनको नए गठबंधन की आवश्यकता है। उनको नए गठबंधन की आवश्यकता है साइकोलॉजिकल, और वो गठबंधन हो सकता है। और वो क्या होगा वो डिटेल में पॉसिबिलिटी कह रहे हैं। देखिए वहां जिसके साथ वो कर सकते हैं, एक है कांग्रेस के अलावा इन तमाम फोर्स के साथ जो एंटी मोदी फोर्स है, सारे एंटी मोदी फोर्सेस का नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव हैं जी, वो क्यों नीतीश कुमार के साथ करना चाहेंगे? लालू यादव तो चाहेंगे कि उन्हें तो खुशी होगी कि जो बीजेपी और जेडीयू अलायंस जो इसने मिल करके उनको हराया है वो अलग अलग हो गया, क्योंकि उनके पास अभी भी 24-25% वोट है। लालू यादव के पास 5-6% वोट अगर आ गया, 30% इसको वोट आएगा, उसमें तो खेल हो जाता है। 30% उनको वोट आ गया लालू यादव को, तो 20 सीटें मिल जाएगी लोकसभा की। तो इसलिए लालू यादव तो बहुत खुश हैं। यह गठबंधन की संभावना आपको नजर नहीं आ रही है? उस गठबंधन में कम्युनल और सेकुलर जो उसकी अभी बिहार की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कोई संभावना नहीं है नीतीश कुमार को। लेकिन अब यह संभावना आपको नजर आ रही है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन अब ये कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए टूटेगा। अभी नहीं टूटे, दिसंबर में टूटे, नवंबर में टूटे, दिसंबर में टूटे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चलाते हैं तो उसमें जब रेजर थिन मेजोरिटी हो जाएगी तो उनको बिहार की सरकार चलाने में दिक्कत होगी। वो लालू यादव नहीं है, वो अलग किस्म के उनके पर्सनालिटी है। तो इसलिए आपको लगता है कि अभी तत्काल ये अभी हो सकता है एनडीए जो है, अब एनडीए में वो उम्मीद करेंगे, कि शायद नरेंद्र मोदी को नहीं बनाए। जो बात आप जो उपेंद्र जी कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि तमाम सारी जो है ये गीदड़ भपकी की बातें हैं, एक दूसरे को प्रेशर में लेने की बात है। कि देखिए आप जिस तरीके से वहाँ जो उनके वो जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री नेगी जी ने जो बात कही है, नरेंद्र सिंह जी ने, वो बात के बाद आप बयान देखें, जो असल कमांड है जिसके हाथ में शरद यादव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि बीजेपी के भी लोगों ने महाराजगंज की बात, लेकिन
कमान शरद यादव के हाथ में नहीं है। आप देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आप देखिए कि पुष्पेंद्र जी को मालूम होना चाहिए, देखिए पुष्पेंद्र जी को जानना चाहिए कि जदयू से उसको ध्यान में रखते हुए दिलीप जी एक सेकंड में बोलना चाहता हूं। जी जी बताइए। हम पुष्पेंद्र जी को याद दिलाना चाहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये दिल्ली में जो नेता जदयू के दिखते हैं ना, वो सबसे पीछे होते हैं। सबसे बड़ी ताकत और शक्ति वहां नीतीश कुमार को है। कभी जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ में आप समझते थे, आज आप समझ रहे हैं। नहीं, मैंने आप ही की बात मान ली, मैं ये नहीं कह रहा उसमें। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो जो कृषि मंत्री का बयान है वो पार्टी का ऑथराइज बयान नहीं है, 100% ऑथराइज बयान नहीं है, लेकिन उनकी भावना वही है और वही होगा। अरे भावना तो अभी पूरे देश के सारे टेलीविजनों पर बैठकर ठाकुर साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बार बार ये कह रहे थे, दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ द बीजेपी, हमको कोई लेना देना नहीं है उनके चुनाव समिति के बनने में। और ऐसा क्या हो गया पिछले 24 घंटे के अंदर कि अब वो आदमी उनको दागी नजर आ रहा है। और अगर ये पार्टी दागी थी तो क्या पिछले 24 घंटे में दागी हुई? ये तमाम जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं सेकुलर कम्युनिज्म के नाम पे। हम भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया और आरएसएस ने क्या किया है और दूसरे, लेकिन ये तो जुमले हैं बड़े बड़े इस्तेमाल करने के लिए। सब सांप्रदायिकता के खिलाफ हम गठबंधन करेंगे। अगर इस देश में सांप्रदायिकता की बात करें तो सेल्फ सर्टिफिकेट ले रखा है कांग्रेसियों ने कि हम तो सांप्रदायिक है ही नहीं, हम तो हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी सांप्रदायिक अगर पार्टी इस देश में पुष्पेंद्र जी आप कांग्रेस पर अटैक कीजिए, क्योंकि आज बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए आपको करना चाहिए। लेकिन वो बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इतनी समझ बहुत अच्छी तरह है कि नरेंद्र मोदी मात्र प्रचार कमेटी के चेयरमैन नहीं हुए हैं। वो विवाद का विषय नहीं है, वो आप भी वही विवाद का विषय है, लेकिन आप उसको समझिए नहीं। अब जदयू को समझना पड़ेगा, और जदयू ने जो एक साल से बोला है, अब जनता उससे ये सवाल पूछेगी, इसलिए उनको तो समझना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जेडीयू में देखें, जेडीयू में के विधायक छेदी पासवान, उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी का रिश्ता टूटेगा तो इससे बीजेपी से अधिक जेडीयू पर असर पड़ेगा। ये तो सही कहा। वही बात और अगर तो ऐसी स्थिति में क्या, आखिरी सवाल ये है कि आडवाणी जी जिस तरह से आगे आए हैं वो बचा पाएंगे इस गठबंधन को, या एनडीए एक गठबंधन की तरह रह पाएगा? आडवाणी जी और नीतीश कुमार जी, ये हमें लगता है कि पिछले 1.5 साल से आडवाणी जी के इशारे पर ही नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ उस स्तर तक पहुंच रहे थे, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दोनों का टारगेट नरेंद्र मोदी, ये इधर से और वो उधर से। तो अभी भी ये जो मिला जुला खेल है, मेड फॉर ईच अदर, ये अभी भी चलेगा कुछ दिनों तक। दबाव है, मुझे दबाव है। आडवाणी चाहेंगे कि नीतीश के साथ बना रहे, क्योंकि अगर नीतीश जैसे ही अलग हो गए, जेडीयू जैसे ही अलग हुआ, उसके बाद बीजेपी के अंदर जो भी थोड़ी बहुत प्रासंगिकता बची हुई आडवाणी जी की वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर नीतीश अलग हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के अलावा नरेंद्र मोदी को साफ साफ प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के घोषणा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा, और कोई रुकावट भी नहीं होगी। रुकावट भी नहीं, रास्ता नहीं होगा। आप चुनाव समिति के बनने के बाद जिस तरीके का रिएक्शन अकाली दल ने दिया है, जिस तरीके का रिएक्शन जो शिवसेना उनके एक नेचुरल आई है, उसके अलावा एक तीसरी पार्टी थी जो बार बार अपने इंटरनल एजेंडे के लिए मोदी को इस्तेमाल कर रहे थे। नीतीश कुमार को मोदी से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप मोदी को कहें कि हम मोदी से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी से बहुत कुछ लेना उनको, क्योंकि मोदी उनके जो वोट बैंक है देखिए बिहार की जो बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको जो नेता लोग हैं ना, उनका कास्टिस्ट माइंडसेट को समझना पड़ेगा। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं एक बात जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल को बिहार के कुर्मी लोग अपनी जाति का मानते हैं, और केशु भाई पटेल को उन्होंने डिमोलिश कर दिया गुजरात की पॉलिटिक्स में। उसके कारण भी उसके प्रति जेलस का भाव पाले हुए होंगे, क्योंकि ये लोग बिहार के जो भी नेता जो जाति की राजनीति से निकले हैं, वो अपनी जाति के प्रति इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि एक किसी को विधायक को टिकट दिलवाने के लिए वो मार कर देते हैं। वो अपने बोलेंगे कि मैं सिर फोड़ लूंगा, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, गाली गलौज मैंने देखा है ऐसी स्थिति में। हाँ, तो उस स्थिति में जो एक विधायक के लिए आप पता कि नालंदा जिला की जितनी भी सीटें हैं, पटना जिला ऐसी स्थिति में उपेंद्र जी, ऐसी स्थिति में जो स्थिति पटेल जिस स्थिति का आप वर्णन कर रहे हैं, एक वो है कारण, जो भी कारण हो, कारण जो भी हो, परिणाम क्या होना है? परिणाम तो ये होना है कि अभी जो डिवीजन अगर हो गया दोनों के बीच में, तो जनता दल यू को 2 से 3 सीटें मिलेगी। बहुत बेहतर स्थिति होगी तो 5 सीटें मिलेगी, क्योंकि जनता दल यू पूरी तरह से बीजेपी का क्या वोट के लिए, बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी। बीजेपी में अगर
नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया जी। और बीजेपी के पास इसका एक क्या प्रचार परिणाम तंत्र होंगे है। शकील साहब? प्रचार तंत्र क्या है। परिणाम होगा अगर टूटती है तो? देखिए, जदयू अगर टूटती है, अगर उनसे हटती है, तो ये आप भूल जाइए कि कोई अकेले चुनाव लड़ेगा। आप कह रहे हैं नया गठबंधन polarization बनेगा। होगा, नया गठबंधन होगा। जी, बिल्कुल। और उस गठबंधन में जितनी आप हमारे भाई कह रहे हैं कि 2 सीट जदयू लाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नया गठबंधन होगा। बीजेपी के लिए रास्ते अपने सीट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।